दुनिया के गम जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। जी नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मायरा बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो स्ट्रीट टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रीट टाइम्स आपको कराची के कोने कोने पर लेकर जाता है और आपको कभी तफरीहात की जगहों पे तो कभी मालूमाती जगहों पे ले जाता है। हमेशा आपके लिए एक डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स हम पेश करते रहते हैं और आपको बहुत सारा एंजॉय कराते हैं और आपकी नॉलेज में बहुत सारा इजाफा करते हैं। इसी तरह से स्ट्रीट टाइम्स आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आया है जिससे आपकी मालूमात में तो इजाफा होगा ही होगा और उम्मीद है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आज वो सारी चीज़ें हम पता करेंगे जो सारी चीज़ों के बारे में ना आप जानते हैं ना ही मैं जानती हूँ। तो अपने शो का आगाज़ करते हैं और शो का स्टार्ट लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताती जाऊँ आज का शो हमारा बिल्कुल ही डिफरेंट पैटर्न पे है। आज हम आपको कुछ डिफरेंट जगह पर लेकर आए हैं। आज हम यहाँ पर किसी के घर पर मौजूद हैं और आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहते हैं जो लोग यहाँ पर हमारे माशरे में ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि उनको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सर्वाइव किस तरह से शुरू किया, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक इस मकाम तक लेकर आए हैं। आज हम लोग मौजूद हैं पेशेंट केयर रिहैब वेलफेयर में और यहाँ पर उनसे रिलेटेड बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और उनसे इसके बारे में तमाम डिटेल्स जानेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। तो शो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद हैं। स्ट्रीट टाइम आज आपके लिए लेकर आया है बिल्कुल डिफरेंट किस्म का प्रोग्राम जो कि तमाम डिसेबल बच्चों से रिलेटेड है जिन्हें हम आज भी माजूर समझते हैं और उनको डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब और इनसे गुफ्तगू करते हैं और शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत, आप सुनाइए? ठीक ठाक। बस ठीक ठाक। आज K21 की टीम आप लोगों के साथ मौजूद है, आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे इन डिसेबल बच्चों के बारे में। जी बिल्कुल, मुझे बेइंतहा खुशी है कि K21 की जो टीम है और आपका जो प्रोग्राम है ख़ास तौर पर स्ट्रीट टाइम, वो उसमें आज जो प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं वो एक जामे और मुनफरिद प्रोग्राम है। इस लिहाज से जामे मुनफरिद प्रोग्राम है कि ये उन बच्चों के लिए, जैसा आपने कहा कि जिन्हें हम डिसेबल समझते हैं, नाम हम मुख्तलिफ ले रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कह देते हैं, स्पेशल चाइल्ड कह देते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कह देते हैं, ये सब चीज़ें, मगर अभी भी हम इन्हें डिसेबल समझ रहे हैं। हमारा मकसद इन बच्चों को इनेबल करना है, हम इन्हें इनेबल समझते हैं। यही फ़र्क है जो दूसरी चीज़ों में और हम में वाज़ह है। पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी से मेरा ताल्लुक़ है और इसमें हमारे साथ तकरीबन 27 मोस्ट प्रेस्टिजियस कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जो इन तमाम बच्चों को तमाम वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो अब तक नहीं हुई हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तमाम NGOs, तमाम गवर्नमेंट इदारे, प्राइवेट इदारे और तमाम अफराद जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिन्होंने बनाया है वो इनको बखूबी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मुसर्रत अरशद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुसर्रत अरशद है और मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन में जॉब कर रही थी और एक रिहेबिलिटेशन सेंटर रन कर रहे थे जिसमें कि डिसेबल बच्चों को एजुकेशन भी दी जाती है और साथ साथ उनको वोकेशनल ट्रेनिंग हम देते हैं। हमारा इस सेंटर का मकसद गवर्नमेंट का ये था कि बच्चों को तालीम भी दें और साथ साथ इतना हुनरमंद बनाएं कि वो अपनी आगे लाइफ में चल के अपनी इनकम इतनी कर सकें कि अपने खर्चे खुद उठा सकें और किसी पे ना दे। मैं खुद एक पोलियो की पेशेंट हूँ, लेकिन एज ए कराची यूनिवर्सिटी से रेगुलर स्टूडेंट एज ए मास्टर्स किया और उसके बाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से एज ए सोशल वेलफेयर ऑफिसर मैं सिलेक्ट हुई थी और फिर यहाँ पे मैंने काम शुरू किया और यहाँ हम सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद में डिसेबल बच्चों का बोर्ड करवाते हैं जहाँ से सर्टिफिकेट इशू होते हैं और उसके बाद नादरा से रजिस्ट्रेशन होती है और उनका शनाख्ती कार्ड बनता है मोनोग्राम के साथ। मैडम एक चीज़ जो है आप
खासी मशहूर हैं इस लिहाज से कि आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो बनाना शुरू किया। बनता तो पहले भी था, मगर जो उसकी अगराज़ व मक़ासद हैं वो आपने उजागर किए, लोगों को आगाही दी, बहुत काम किया। आपकी खिदमत हर छोटा बड़ा इदारा, NGO, अफराद सब जानते हैं। तो आपने जिस मकसद के लिए किया, अब मैं ये देख रहा हूँ कि अब जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वो एक उंगली कट गई तो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आ जाते हैं। ज़्यादातर वो लोग आ रहे हैं जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं या किसी इदारे से कोई माली इमदाद चाहते हैं या एहसास प्रोग्राम का आजकल जैसा चल रहा है कि उसके लिए वो करते हैं। तो आपके विजन में और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें क्या फ़र्क है, आप क्या समझती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक उंगली कट गई और उसके लिए आगे बेसिकली डिसेबल है तो वो बंदा आ रहा है। असल मसला है कि पहले लोगों की नॉलेज में नहीं होता था कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है, कहाँ से बनेगा और इसके फ़ायदे क्या हैं। अब लोगों को पता चलता है, जैसे NGOs काम कर रही हैं, वो रजिस्टर्ड करवाती हैं हमारे पास, फिर उनका अब इस सर्टिफिकेट का फ़ायदा ये होता है कि 5% डिसेबल कोटा है, उसके तहत उनको जॉब भी मिल जाती है। इसी तरह फाइनेंशियल हेल्प भी 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे जिनके डिसेबल होते हैं, बैतुल माल से सालाना माली इमदाद भी 25,000 तक मिलते हैं। अब एक सवाल ये होता है कि जो आप कह रही हैं कि बैतुल माल से 25,000 मिल रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, वो कितना हो रही हैं और 25,000 साल भर में क्या काम करेंगे? नहीं, मेन मकसद ये कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर नहीं, है। और 5% जो कोटा आप बता रही हैं, 5% कोटे में कितने लोगों को आप एकोमोडेट करेंगे? आप उन्हें ये क्यों नहीं कह रहे कि आप प्राइवेट जॉब की तरह, जिस तरह हम कह रहे हैं कि भाई हम प्राइवेट जॉब्स की तरफ लेकर आ रहे हैं ना, हम उन्हें हुनर सिखा रहे हैं। बच्चे को कुछ ना कुछ तालीम या एजुकेशन दोनों में से कोई चीज़ होगी तो बच्चा कहीं एडजस्ट होगा ना। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि डिसेबल लोगों को लोग ना तालीम दिलाते हैं ना कोई हुनर सिखाते हैं। अब ठीक है, अगर बच्चे की टांग नहीं है, हाथ सही है, तो वो हुनर तो सीख सकता है ना। बेसिकली अभी तक आप लोगों ने जितना भी प्रोग्राम देखा, इसमें ये यही बताना चाह रहे हैं कि जो माँ बाप अपने इस तरह के बच्चों को डिसेबल समझते हैं, उनको माजूर समझते हैं, उनको आगे लेके बढ़ें, क्योंकि आज का हमारा टोटल शो इसी के ऊपर ही बेस करता है। आज हम आपको जो चीज़ें बताना चाह रहे हैं उनमें हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चों को समझते हैं कि उनके हाथ अगर नहीं काम कर रहे हैं या उनके पाँव काम नहीं कर रहे तो वो किसी एक्टिविटी में नहीं आ सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि अगर माँ बाप उनका सपोर्ट बने और उनको सपोर्ट करें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे उन्होंने खुद बताया कि खुद ये एक पोलियो की पेशेंट है, उसके बाद भी इन्होंने मास्टर्स किया और आज देखिए कितने अच्छे इदारे में काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारा मेन मकसद, स्लोगन्स हमारा यही है कि आइए हम सब मिलकर माजूरी यानी डिसेबिलिटी को ख़त्म करें। किसी भी उम्र का कोई भी बच्चा या बड़ा जो जहनी या जिस्मानी तौर पर माजूर है, उसका मुफ्त इलाज, उसकी तालीम, हुनर, जॉब या कारोबार, पिकनिक जो जहनी नशोनुमा के लिए होती है, वो हम सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि एक ये होता है कि अक्सर लोग जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि जी हम कैसे आए, हमारे पास तो वो कहते हैं ना कि तंगदस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो एक फैक्टर ये भी है। तो आज हम जिस फैमिली के पास आए हैं वो इंतहाई बाहिम्मत और मेहनत तलब जो उन्होंने काम किए हैं और जितनी सलाहियतें उनमें मौजूद हैं, इत्तेफाक से उनकी दोनों बच्चियां डिसेबल हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं मोहतरमा फरिया अजीमी से। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका और K21 का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। और लोगों के प्रोग्राम्स तो आते हैं, करते हैं, लेकिन जिनके ये इस तरह के चाइल्ड होते हैं, जिन्हें लोग डिसेबल कहते हैं, कुछ भी कह देते हैं, उन्हें थोड़ा सा ये एहसास भी नहीं होता कि पेरेंट्स के दिल पे क्या गुजरेगी। इवन ये कह देते हैं ये तो मस्त है, ये तो कुछ समझता नहीं है, ये तो पागल है, पागल तक कह देते हैं। तो मेरी 2 बच्चियां हैं माशाल्लाह से। ये मेरी बड़ी बेटी हैं अंजिशा वसीम, ये आप सब लोग को शायद देखने में छोटी लग रही हूँ, लेकिन 25 ईयर्स ओल्ड है। और इनके साथ मेरा 25 ईयर्स ओल्ड का सफ़र है जो अब भी चल रहा है। और इनसे छोटी मेरी एक हैं पलवशा वसीम, जो कि वो 12 साल की हैं। दोनों बहनों में 11 साल का डिफरेंस है। आपकी शादी जो है वो कब हुई
और आपके हस्बैंड जो हैं वो आपके कोई करीबी रिश्तेदार हैं या नहीं है? क्योंकि अक्सर जो डिसेबिलिटी के कॉजेज़ हम बताते हैं उसमें एक कज़न मैरिज भी होती है, तो इसमें कितनी आप समझती हैं कि ये बात आप पर सादिक आती है या नहीं? मेरी शादी तो 95 में हुई थी और मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे कज़न हैं, मैटरनल हैं, पैटर्नल नहीं हैं। और रही ये बात कि मुझ पे सादिक आती है या नहीं आती, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, कुरान शरीफ में ज़िक्र है खालाजाद, फूफीजाद, मामूजाद से शादी हो सकती है। मैंने जब ये 25 साल का सफ़र गुजारा, स्पेशल इदारों में गई हूँ, तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ बच्चे ऐसे भी थे जो आपस में उनके पेरेंट्स कज़न नहीं थे। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये जानती हूँ ये जन्नत के फूल हैं और सिर्फ अल्लाह ताला उन लोगों को देता है जिनको इस काबिल समझता है। अच्छा, जब आपको मालूम हुआ कि मतलब आपकी बच्ची जो है वो स्पेशल है, तो आपने कहाँ से उसका इलाज कराया, किस हॉस्पिटल से, कौन से डॉक्टर को रिकमेंड किया आपने? सर पेरेंट्स कह देते हैं जी इनके अब्बा भी देर से चले थे या इनकी अम्मा भी देर से चली थी, तो इस वजह से कोई मसला नहीं है कुछ नहीं। तो काफ़ी अर्से तक तो हमें लगा ही नहीं कि बच्ची डिसेबल है। ये 10 माह की थी तो उनको हाई फीवर हुआ था, इनको फिट्स पड़े थे, तो ये इन्होंने बहुत लेट बैठना वगैरह शुरू किया और पकड़ के खड़ी हो जाती थी, चलती नहीं थी। तो फिर मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लेके गई हूँ, फिर आखिर में मैंने जो इस तरह स्पेशल नीड्स के इदारे होते हैं वहाँ लेके गई, वहाँ थेरापीज़ कराई हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे ले के गई हूँ और अभी तक ये सफ़र जारी है। देर से रोने की और भी वजूहात हो सकती हैं जिसे हम डिलेड माइलस्टोन कहते हैं। दूसरे आपने कहा कि 6 महीने बाद या 10 महीने के बाद इन्हें फिट्स पड़ने लगे, तो फिट्स जब पड़ने लगते हैं तो कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल वो देख लेता है कि भाई इसे एपिलेप्सी हो रही है या ये इनिशियल स्टेज पे आ गया है बच्चा, तो उसके लिहाज से वो ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब वो एक लेंदी प्रोसीजर होता है, एक बराबर उस पर वो दवा देनी पड़ती है, प्लस उसके साथ साथ जो काम करना पड़ता है इनके सीपी चाइल्ड्स पर वो एक डिफरेंट, तो उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो आपने कितने अपनाए? और दूसरा मेरा अहम सवाल आपसे ये है कि जो एक बच्ची से दूसरी बच्ची में 11 साल का फ़र्क है, ठीक है ना। अब वो 11 साल में आपने एक बच्ची की विलादत के बाद जो 11 साल गुजारे, तो उसमें प्रिकॉशन मेजर आपने क्या क्या लिए? दरअसल जब बच्ची को पता चला फिट्स पड़े हैं तो इन्हें मेडिसिन दी गई थी और वो ये कहा गया था, शुरू में फिनोबार्बिटोन दी थी और ये कहा था कि इस टैबलेट को मिस नहीं होना चाहिए। और मैंने इनकी इतनी केयर की कि जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई तो आप सब समझ सकते हैं कि जब फादर जा रहे हो तो क्या होता है, लेकिन मैंने उस दिन भी इस बच्ची की टैबलेट मिस नहीं की। मैं उन माउंट्स में से हूँ जो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करते हैं। फिर मैं इनको मुख्तलिफ इदारों में लेके गई, अब पीती हैं, अभी भी एपीवॉल पीती हैं, फिट्स ना पड़ें। मैं मुख्तलिफ इदारों में लेके गई, इन्हें थेरापीज़ कराई, सारा कुछ कराया और अब कुछ साल से, तकरीबन 4-5 साल से, मेरा अपना पार्लर भी था, मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, लेकिन इनकी खातिर, बल्कि जो मेरी दूसरी बेटी है उनकी खातिर अब मैंने पार्लर बंद कर दिया। तो घर में भी मैंने ट्रेन करती थी, अपने घर में पार्लर में इनको भी खड़ा करती थी, यानी जो कर सकती थी मैं इनके साथ किया। इनकी टांगों का ऑपरेशन भी करवाया। लेकिन जो मेरी दूसरी बच्ची है वो हाइपर एक्टिव है, उसे बहुत टाइम देना पड़ता है, उस वजह से मुझे काफ़ी कुछ छोड़ना पड़ा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि माशरी तौर पे कितना सपोर्ट मिला आपको और परेशानियाँ कोई आपको फेस करनी पड़ी, अब भी आप उन परेशानियों को फेस कर रही हैं? जी मायरा, माशी तौर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि जिनके ऐसे बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि मेरी एक बेटी नहीं 2 बेटियां और हर चीज़ चाहिए होती है। अब जैसे ये चलती नहीं है, व्हील चेयर चाहिए इनको, गाड़ी दरवाजे पे चाहिए इनको, छोटी हैं उनके लिए भी हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि वो बिल्कुल भी नहीं करती। अभी डॉक्टर अनवर के थ्रू पता चला कि जी बैतुल माल वाले 25,000 देते हैं। पहले तो मैं चाह नहीं रही थी कि मैं जाऊं और उनसे हेल्प लूं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो देख लेते हैं किस हद तक ये बात सच है। मैं वहां गई, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। 2 साल हो चुके हैं एप्लीकेशन दिए। तो जितनी भी मेहनत है मैं अपनी हीलिंग से, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, मेरी फ्रेंड्स मेरी हेल्प करती हैं और ये सारा कुछ सिलसिला चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई भी एड ऐसी नहीं मिली। आपकी बच्ची यहाँ पे मौजूद है, मैं व्यूअर्स को भी दिखाना चाहूँगी और ख़ुद भी देखना चाहूँगी कि आपने इतनी मेहनत की है, तो यकीनन आपकी मेहनत में रंग भी लाई होगी। तो ये किस हद तक मूवमेंट्स कर सकती हैं, किस हद तक बोल सकती हैं और क्या इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है आपकी मेहनत से, प्लीज़ दिखाइए। जी
ये मेरी बड़ी बेटी है, इनका नाम अंजिशा है। अपना नाम बताइए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अच्छा, ये माशाल्लाह इतनी यानी परफेक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतनी बेहतर हो चुकी हैं कि सारी बातें समझती हैं। अभी जब प्रोग्राम हो रहा था तो कहती बाबा को भी बुला लें। बाबा को क्या बोलें? बाबा ये समझती सब है। और साइन में सारा, जैसे अभी प्रोग्राम हो रहा है तो ये अपने बाबा को शाम को बताएंगी कि सब इस तरह आए थे, प्रोग्राम हुआ। और अभी भी ये कहती मेरे बाबा को भी बुला लें। अच्छा, बाबा बोलिए जोर से। बाबा, अच्छा फोन कह रही है, बाबा को फोन कर दीजिए। जैसे ही आपसे पूछा कि भाई माशी तौर पर आपको, जैसे पूछा मैडम ने कि आपको कितनी हेल्प हुई, आपने कहा नहीं जी कोई नहीं हुई। तो माशाल्लाह आप कर रही हैं या आपके हस्बैंड कर रहे हैं, तो मैड भी है, तो ये एक ख़र्चा है ना। ये सारी चीज़ें किस तरीके से ओवरकम करेंगी, उसके लिए हमारे पास जो चीज़ें हैं, जिस तरह हम करते हैं कि पेरेंट्स को कोई ना कोई जॉब्स, जैसे ऐसे बच्चे जो खुद से कुछ नहीं कर सकते तो उनके पेरेंट्स को हम जो है वो मोटिवेट करते हैं और उन्हें एकोमोडेट करते हैं ताकि वो कुछ करेंगे तो इन बच्चों पे खर्च किया। एक मेन चीज़ ये भी होती है कि आप पैसे कहाँ से लाएंगे, इन पे अखराजात हैं, मेडिसिन हैं, थेरेपीज़ हैं। थेरेपीज़ के लिए हमारे सेंटर में आप आ सकती हैं, आप आई भी हैं, पहले भी आई हैं, सारी चीज़ें जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये जो मैनेज करना है, इसके लिए आप किसी से कोई माली इमदाद नहीं लेना चाहती हैं या आप इंडिपेंडेंट अपने उस पर करना चाहती हैं? दरअसल बात ये कि जो सीपी चाइल्ड है ना, इनको उठाना बिठाना, क्योंकि अभी 25 ईयर्स ओल्ड हो चुकी हैं और मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं है। और होता ये है कि कभी मेरे पास मेड होती है, कभी नहीं होती, कभी हस्बैंड है नहीं है, तो इनको अब ले जाना बहुत मुश्किल है थेरापीज़ के लिए। तो उसके लिए हमने हाल ये निकाला कि घर पे ही मैं कर लेती हूँ, या इदारों से बात की हुई है। अभी कोरोना की वजह से रुका हुआ था, APH एक इदारा है, उन्होंने भी बात की कि अब आप यहाँ लाएं, तो मैं इन्हें घर पे ही करवाना चाहती हूँ। रही सारी स्टेम सेल वगैरह की बात, तो मैंने वैसे ही अपने तौर पे मैंने पता किया था, तो बहुत महंगा इलाज है, इसलिए मैं उस तरफ जा नहीं सकी। बहुत तफसील से आपने बताया। अभी हम आपकी छोटी बेटी से भी मुलाकात करते हैं, देखते हैं। वो ज़ाहिर है डाउन सिंड्रोम है, हाइपर एक्टिव है, उसके साथ प्रॉब्लम्स, दूसरी मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी जो मैंने देखी हैं उसमें हैं। मैडम ये बताइए कि कोई ऐसा इदारा, अब जब तक माँ बाप ज़िंदा हैं वो तो करेंगे हर कीमत पे, उसके बाद क्या फ्यूचर है? मैं इतनी साल की जॉब में मैंने यही देखा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इदारा नहीं है या प्राइवेट भी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे बच्चों को कहीं छोड़ा जा सके। अगर पेरेंट्स नहीं है तो वो बच्चे कहाँ जाएं? एक AD सेंटर है और उसके अलावा मेरी नज़र में तो कोई इदारा नहीं है जहां हम ऐसे बच्चों को छोड़ा। गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि ऐसे बच्चों के लिए ऐसे इदारे बनाए जाएं, इन बच्चों का सही लुक आफ्टर। हैं इदारे, लेकिन इतने जो इन बच्चों के लिए काफ़ी नहीं है। हमारे ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इन बच्चों को फिजिकली तौर पर भी अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं और माशी फाइनेंशियल तौर पर भी इनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। ये मेरा, मैडम का, ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट है जिस पे हमने 4 इसके प्रोजेक्ट यानी सिस्टम बनाए, जिसमें ग्रोसरी है, टेलरिंग है, कैटरिंग है, फूड है। ये बच्चे उसको सप्लाई करते हैं, बनाते हैं, मगर हैरत है कि अब तक किसी ने भी इन बच्चों को ऑर्डर नहीं दिया। वैसे वो सब ग्रोसरी सब इस्तेमाल कर रहे हैं, कैटरिंग सब इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलरिंग सब कपड़े पहन रहे हैं, मगर अफसोस के साथ फिर मैं यही शेर एक कह सकता हूँ इनके लिए कि मुद्दत हुई उस बुते खूगर को समझाते हुए, पिघल कर मोम हो जाता अगर पत्थर को समझाते। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल सही बात है। लोग ये तमाम चीज़ें आपने जो बताई हैं, ये सारी लोगों की डेली के इस्तेमाल की, यूज़ की और जो है ज़रूरत की चीज़ें हैं। और अगर आज यही बच्चे उसको आगे कर रहे हैं, नहीं, मसला ये है कि 73 साल से आपने एक माइंड सेट बनाया हुआ है। आप कहते हैं कि इन्हें सिर्फ खैरात ज़कात पे रखा जाए, इन्हें डोनेशन पर, हम इन्हें बेगर बनाना ही नहीं चाहते। तो मेरी रिक्वेस्ट आपके चैनल से ये है कि प्लीज़ खुदा के लिए इन्हें पैसा ना दें, इमदाद ना दें, चैरिटी ना करें, आप इन्हें काम दें। मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है और मैं पर्सनली शुक्रगुजार हूँ मोहतरम सहर साहब का कि जो पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट लेने से जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, RD साहब हैं और जो चंद चीदा लोग हैं, सिवाय उनके
कोई ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेता नहीं है। अब वो जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी चीज़ें कर सकते हैं, वो इसका मैं थोड़ा सा मैडम के सवाल का जवाब मैं दे दूं कि इसमें हमने ये किया है कि एक इंश्योरेंस करवाएंगे माँ बाप का, ताकि वो इंश्योरेंस के पैसे जो हैं, जो जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो, या खुदा न खास्ता कोई मिसहैप होता है, तो वो पैसे नेशनल सेविंग सेंटर्स को जमा हो जाएंगे और वो नेशनल सेविंग सेंटर उन बच्चों की कफालत जो करेगा उसको दिए जाएंगे। क्या नाम है आपका? बताओ, नाम क्या है? बोलो। अब्बू, ये दरअसल अब्बू से, अपने फादर से बहुत अटैच है, तो ये कह रही है अब्बू अब्बू। अच्छा, हाँ, ये हम काफी देर से शो के अंदर बैठे हुए भी इनकी बैक से बैकग्राउंड से आवाजें आ रही थी। एक्चुअली ये बच्ची जो है वो डाउन सिंड्रोम तो है ही, मगर इसके साथ साथ इसमें मल्टीपल जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं कुछ वो भी हैं। तो अच्छा। मेरी रिक्वेस्ट मैडम फरिया से ये होगी कि इन्हें अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, हमारे पास आ जाएं। हमारे पास साइकेट्रिस्ट भी मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं। अगर आप व्यूअर्स को या अरबाब इख्तियार को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आपकी टीम का, आपके डायरेक्टर का, खावर साहब का, और ख़ास तौर पर K21 का, कि उसने ये प्रोग्राम शुरू किया। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा अरबाब इख्तियार से कि थका देती है हर रोज़ की मुशक्क़त मुझको, थका देती है हर रोज़ की मुशक्क़त मुझको, ये बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देंगे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने। आप भी कोई मैसेज देना चाहेंगी तो मैं प्लीज़। तमाम पेरेंट्स और वो लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे बच्चों के लिए, जिस तरह आप अपने नॉर्मल बच्चों के लिए प्लानिंग करते हो कि उनको मुस्तकबिल में क्या बनाना है, इन बच्चों के लिए भी प्लानिंग करें और उस हिसाब से इनकी ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट कराएं, तो ये भी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। जब तक आप हैं, आप उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, लेकिन बाद में इनको अपनी ज़िंदगी खुद गुजारनी है, तो उनको कोशिश करें उन बच्चों को कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, उनको कोई ऐसा हुनर सिखाएं कि वो उस हुनर की बेस पे अपनी इनकम कर सकें। थैंक यू। बहुत अच्छी बात की आपने जी। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये पेरेंट्स जो स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको मैसेज देना चाहूँगी, परेशान नहीं हों आप लोग। देखें, मैं 25 साल से, दूसरी 12 साल से अपनी छोटी पलवशा को देख ही लिया। परेशान बिल्कुल ना हो, ये जन्नत के फूल हैं, आपको जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनेंगे ये। और इन पे जितनी मेहनत करेंगे, नॉर्मल पे तो सब करते हैं, इन पे आप मेहनत करें, ये भी आपकी यानी औलाद है और बहुत प्यारी औलाद है। इस शो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जानने के बाद जो लोग जिनके घर में इस तरह के बच्चे मौजूद हैं वो उनको मोटिवेट करेंगे, और इस शो से यकीनन उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और आप सब लोग के लिए ये बेहतरीन पैगाम दे रहा है ये शो, जिसमें ये बात बताई जा रही है कि इन बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन बच्चों को बहुत प्यार की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आप लोगों की इस सपोर्ट की ज़रूरत है, जिस सपोर्ट का डॉक्टर साहब ने आपको बार बार जिक्र किया है कि ये बच्चे कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इनको इस तरह से सपोर्ट करें, इनको जॉब्स दें, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट ना करें, इनको जॉब्स दें, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। जब कल को इनके पेरेंट्स या कोई भी ना रहे इनका प्यार करने वाला, ना चाहने वाला, तो ये अपने पाँव पे स्टेबल हों, इंडिपेंडेंट रहें और कुछ करके दिखाएं। इनको भी नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ जीने का बिल्कुल हक है। मुझे उम्मीद है नाज़रीन इसी तरह आपको मेरा शो हमेशा की तरह पसंद आया होगा। स्ट्रीट टाइम्स के साथ अपनी होस्ट मायरा बलोच को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।